तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं क्लास 12 में और जिनको 2027 बोर्ड में हिंदी का पेपर देना है ना, उनके लिए आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपका हिंदी में ना पूरे के पूरे 9 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाला हूं, वो भी विथ ट्रिक। देखो, इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी के 4 ऐसे महत्वपूर्ण निबंध को ना, मतलब 4 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध को जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं और 2027 बोर्ड में भी ना इन्हीं में से निबंध आएंगे। और निबंध जो है बच्चों क्लास 12 में पूरे के पूरे 9 नंबर का पूछा जाता है। तो आज मैं आपका 9 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाला हूं। मैं आपको सिर्फ यही नहीं बताऊंगा कि कौन कौन से निबंध इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं बताऊंगा ही, साथ में आपको निबंध बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, ताकि कॉपी चेक करने वाला जो एग्जामिनर है ना आपको खुश होकर पूरे नंबर दे। तो ऐसे अगर निबंध लिखकर आओगे बोर्ड एग्जाम में तो पूरे 9 के 9 नंबर मिलेंगे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं भैया। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर हिंदी का उठाया, क्वेश्चन बैंक लिया और बुक लिया। मैंने देखा है ना कि ये 4 निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ये 4 निबंध मैं आपको बता दूं आंसर के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लो भैया कि आखिर जो टॉपर होते हैं, यानी कि जो स्टूडेंट हिंदी में 100 में 97, 98, 99 लेकर आते हैं, वो आखिर भैया निबंध लिखते कैसे हैं, टॉपर आखिर निबंध कैसे लिखते हैं, और जब वो निबंध लिखना स्टार्ट करते हैं ना तो किन किन बातों का वो ध्यान देते हैं, सबसे पहले ये जान लो भैया। देखो, जब आप हिंदी की कॉपी लिखोगे ना और निबंध लिखना स्टार्ट करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों हेडिंग। मतलब आप हेडिंग कैसे डाल रहे हो, जितना अच्छे से आप हेडिंग डाल डाल के लिखोगे ना उतने ज्यादा निबंध में नंबर मिलने के चांसेज होंगे, क्योंकि कॉपी जो होती है आपकी ना एग्जामिनर स्टेप मार्किंग के जरिए चेक करता है, एक एक वर्ड आपका चेक नहीं किया जाता। अभी मैं बताऊंगा ट्रिक। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होना चाहिए, मतलब कौन सा हेडिंग हर निबंध में आपको डालना ही डालना है, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। यानी कि कितने पेज में आपको वो निबंध लिखना है भाई, ताकि आपको पूरे नंबर मिले, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि भैया वो 4 ऐसे कौन से निबंध हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर एक एक करके हम सबको लिखेंगे। मैं भैया हवा में बातें नहीं करता। प्रीवियस ईयर पेपर्स को मैंने देखा है और मैंने देखा कि ये जो आपके सामने 4 निबंध है ना, सबसे ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। सब में देख लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट का टैग लगा हुआ है। तो ये एक एक निबंध मैं आपको समझाऊंगा, लिखकर बताऊंगा। पहले देखो आपके 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट निबंध हैं वो कौन कौन से हैं। वीडियो को आप लोग लाइक करते हुए चलना और चैनल को सब्सक्राइब करके ना आप भी हमारी फैमिली में ऐड हो जाना, ताकि आपको भी हम अच्छे से पढ़ा सकें। ठीक है, और आपका हिंदी में 100 में 95 प्लस वाला टारगेट आसानी से अचीव करा सकें। तो देखो 4 आपके यही निबंध हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। सबसे पहला निबंध है बच्चों पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। यानी कि जो पर्यावरण प्रदूषण है वो समस्या और उसका समाधान कैसे करेंगे, ये निबंध भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रदूषण पर निबंध लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इसको मैं आपको बताऊंगा और इसको बिल्कुल से आप तैयार कर लेना।
दूसरा वाला निबंध है बच्चों विज्ञान वरदान या अभिशाप। मतलब जो विज्ञान है ये हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है। ये निबंध भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये भी मैं आपको लिखकर समझाऊंगा। एक एक निबंध आप लिखकर ले लो और किसी भी हिंदी के टीचर से जाकर पूछ लेना जो शुभम सर ने निबंध बताया है सर क्या वो इंपॉर्टेंट है, वो भी यही कहेंगे बेटा इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। तीसरा वाला निबंध है आतंकवाद समस्या और समाधान। देखो भैया सिर्फ भारत ही नहीं पूरा विश्व जो है ना आतंकवाद से संक्रमित है। मतलब आतंकवादी हमले पूरे विश्व के कोने कोने में होते रहते हैं और हमारे भारत में भी होते रहते हैं। तो आतंकवाद समस्या और समाधान इस पर भी निबंध लिखने को दिया जाता है। चौथा निबंध है भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। आपको पता होगा भाई कि आजकल लाखों युवा जो है ना पढ़ लिखकर भी बेरोजगार हैं। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या इस पर भी निबंध बहुत ज्यादा आता है। तो ये 4 निबंध आप लोग तैयार कर लेना भैया। कैसे लिखना है वो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। समय भले ही लग जाए लेकिन आज मैं आपको चारों निबंध इस वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपना पहला वाला निबंध पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। फिर एक एक करके हम सारे निबंध पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं भैया। तो देखिए स्टूडेंट हमारा जो फर्स्ट वाला निबंध है भैया ना वो है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। यानी कि जो पॉल्यूशन है मतलब जो पूरा विश्व है ना वो पर्यावरण प्रदूषण से जो है संक्रमित है। क्यों? क्योंकि भैया पर्यावरण प्रदूषण क्यों फैलते हैं? जो ये गाड़ियां चलती हैं, बड़े बड़े कारखाने चलते हैं, वाहन चलते हैं, वो सब मैं डिटेल में अभी बताऊंगा। यही सब रीजन है कि पर्यावरण जो है वो प्रदूषित हो रहा है। तो जब भी आप निबंध लिखना, मैंने क्या कहा भैया कि हेडिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप निबंध लिखना शुरू करना। जैसे आप लिख रहे हो पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर निबंध, तो आपको सबसे पहले एक रूपरेखा बनाना है। देखो ऐसे ही आपको एक रूपरेखा बनाना होगा। रूपरेखा का मतलब रूपरेखा में हम वो सारे हेडिंग लिखेंगे ना जो हमें निबंध लिखते समय डालना है। मतलब इस निबंध में कौन कौन सा हमने हेडिंग डाला है उसको हम लिखते हैं बच्चों रूपरेखा में। जैसे कोई भी निबंध आप लिखोगे भैया ना तो पहला हेडिंग प्रस्तावना जरूर रहता है। कोई भी आप निबंध लिखो किसी भी टॉपिक पर पहला हेडिंग आपका प्रस्तावना रहेगा। फिर आपको जिस टॉपिक पर निबंध लिख रहे हैं उससे रिलेटेड हेडिंग डालना है। जैसे दूसरा हेडिंग है प्रदूषण का अर्थ, तीसरा है प्रदूषण के प्रकार, चौथा है प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां, पांचवा है समस्या का समाधान और छठवां है उपसंहार। ठीक है, तो ऐसे आपको एक एक हेडिंग डालना है और हर एक निबंध में आपको पहला हेडिंग प्रस्तावना जरूर डालना है और लास्ट में उपसंहार जरूर डालना है। बीच में आप जिस टॉपिक पर निबंध लिख रहे हो उससे रिलेटेड आपको हेडिंग डालना है। मतलब जिस विषय पर लिखोगे भैया वो आप लोग उससे रिलेटेड हेडिंग डाल देना। अब इन्हीं हेडिंग को डाल डाल के ना हम पूरा निबंध लिखने वाले हैं। ठीक है, तो रूपरेखा आपको ऐसे जरूर बना लेना है। देखो पहला हेडिंग है बच्चों प्रस्तावना। मतलब आखिर पर्यावरण प्रदूषण है क्या उसके बारे में आपको प्रस्तावना में लिखना होता है। देखो ध्यान से, जो हमें चारों ओर से परिवृत किए हुए हैं वही हमारा पर्यावरण है। जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं ना भैया वही तो पर्यावरण है। ठीक है, इस पर्यावरण के प्रति जागरूकता आज की प्रमुख आवश्यकता है क्योंकि यह प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण की समस्या प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के लिए अज्ञात थी। यह वर्तमान युग में हुई औद्योगिक प्रगति एवं शस्त्रास्त्रों के निर्माण के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। मतलब आज के 100-150 वर्ष पहले ना प्रदूषण की समस्या थी ही नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि तब इतने हाई फाई बम वम नहीं बनते थे भाई, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं चलती थी, धुएं नहीं निकलते थे। तो पहले के जमाने में ना आज से 100-150 साल पहले प्रदूषण का कोई नामो निशान ही नहीं था। ठीक है, देखो क्यों इसकी उत्पत्ति हुई है। यह वर्तमान युग में हुई औद्योगिक प्रगति एवं शस्त्रास्त्रों के निर्माण के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि इससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। आप लोग देखते होंगे ना ऐसे ऐसे बम बन चुके हैं भैया ना
कि एक देश दूसरे देश से लड़ रहे हैं, वो बम छोड़ रहे हैं, धुआं निकल रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, उनसे मतलब नहीं है। उन्हें तो जमीन चाहिए भाई, मैं इस देश पर कब्जा कर लूं, उस पर कब्जा कर लूं। आखिर लेके कहां जाओगे भाई? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ लेकर जाओगे? क्यों लड़ाई झगड़े करना? क्यों किसी छोटे देश पर अटैक करना, उनके व्यक्तियों को मारना? आखिर क्यों ये सब हो रहा है? ठीक है, चलो थोड़ा और लिख देना इसमें प्रस्तावना में। मानव जीवन मुख्यतः स्वच्छ वायु और जल पर निर्भर है, किंतु यदि ये दोनों चीजें दूषित हो जाएं तो मानव के अस्तित्व को ही भय पैदा होना स्वाभाविक है। अतः इस भयंकर समस्या के कारणों एवं उनके निराकरण के उपायों पर विचार करना मानव मात्र के हित में है। ध्वनि प्रदूषण पर अपने विचार व्यक्त करते हुए नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट कोच ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु से मतलब निर्दयी शोर से संघर्ष करना पड़ेगा। लगता है वो दुखद दिन अब आ गया है। मतलब भैया आप प्रस्तावना हेडिंग डालिए। अगर आपको सारी चीजें पता है तब तो लिख दीजिए, नहीं पता है तो अपने तरफ से बना बना के लिखिए। आप खुद एक लेखक हो, ठीक है। अब प्रदूषण कई प्रकार का होता है, उसको भी पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो पहला हेडिंग तो हमारा हो चुका है। दूसरा हेडिंग है बच्चों प्रदूषण का अर्थ। आखिर प्रदूषण है क्या? देखो ध्यान से, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जब इस पर्यावरण में किन्हीं तत्वों का अनुपात इस रूप में बदलने लगता है जिसका जीवधारियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होती है, तब कहा जाता है कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। मतलब जब किसी तत्व या किसी चीज की प्रॉब्लम होती है ना, तब ऐसा कहा जाता है कि भैया हमारा पर्यावरण जो है वो प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। हिंदी में आप लिख देना, अच्छे से कुछ नहीं करना, थोड़ा सा और इसमें लिख दो प्रदूषण के अर्थ में। मतलब एक एक हेडिंग में थोड़ा थोड़ा लिखना अच्छे से। और जहां तक ख्याल है ना भैया, जो निबंध होता है उसको लास्ट में ही लिखना, ताकि आपके पास ज्यादा समय हो तो ज्यादा बड़ा लिख दो, बैठना नहीं है। स्टार्टिंग में निबंध मत करना भैया, नहीं तो छोटा सा लिख दो, 9 नंबर की जगह 6 नंबर ही मिले, ठीक है। तो आपको जो है लास्ट में इसको करना है। देखो ये प्रदूषित वातावरण जीवधारियों के अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि एवं औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है और आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि इससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। औद्योगिक तथा रासायनिक कूड़े कचरे के ढेर से पृथ्वी, हवा तथा पानी प्रदूषित हो रहे हैं, ठीक है। मतलब भैया जो जनसंख्या बढ़ रही है ना, वो भी कहीं ना कहीं प्रदूषण का कारण है। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग भैया घरों को छोड़कर जो है जंगलों को काटना शुरू करेंगे, उनकी लकड़ियों का यूज करेंगे, उस जमीन पे घर बनवाएंगे। और पेड़ पौधा ही एकमात्र ऐसा साधन है भैया ना जिससे हम प्रदूषण से बच सकते हैं। अगर ज्यादातर पेड़ पौधे लगाओगे ना तो प्रदूषण से बचते जाओगे, ठीक है। चलो भैया अभी स्क्रीनशॉट लेने का मैं मौका दूंगा। तीसरा हेडिंग है प्रदूषण के प्रकार। देखो आज के वातावरण में प्रदूषण निम्नलिखित रूपों में दिखाई पड़ता है। अब प्रदूषण के प्रकार में 1 2 3 4 करके जो भी प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, इन सब में थोड़ा थोड़ा लिख देना, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखो पहला वायु प्रदूषण। वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, जिस कारण वायुमंडल में इसका विशेष अनुपात होना आवश्यक है। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। भैया हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो सोचो पेड़ पौधे जो है कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो हमें सांसें दे रहे हैं और बिना ऑक्सीजन के आप जिंदा नहीं रह सकते। तो जितना हो सके पेड़ लगाओ। कितने पेड़ लगाए हो आप लोग कमेंट करके बता देना, ठीक है। दूसरा देखो बच्चों जल, आगे देखो, इससे वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है, परंतु मनुष्य की अज्ञानता और स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण आज वृक्षों का अत्यधिक कटाव हो रहा है। वृक्ष काटे जा रहे हैं, घने जंगलों से ढके पहाड़ आज नंगे दिखाई पड़ते हैं। इससे ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ गया और वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो गई है। इसके अलावा कोयला, तेल, धातु कणों तथा धुओं आदि से भी वायु प्रदूषित हो रहा है। भैया वायु को मत प्रदूषित होने दो, क्योंकि वायु है तभी हम सांसें ले रहे हैं। वायु के बाद जल की आवश्यकता है। तो दूसरा प्रदूषण है जल प्रदूषण। ऐसे थोड़ा थोड़ा लिख देना इसमें, ठीक है, मेन हेडिंग से हटके। देखो
जल प्रदूषण जीवन के अनिवार्य स्रोत के रूप में वायु के बाद प्रथम आवश्यकता जल की ही होती है। जल को जीवन कहा जाता है। जल का शुद्ध होना स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। देश के प्रमुख नगरों के जल का स्रोत हमारी सदानीरा नदियां हैं। फिर भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले तथा सीवरों को नदियों से जोड़ दिया जाता है। विभिन्न औद्योगिक व घरेलू स्रोतों तथा रासायनिक उर्वरकों के जल में मिलने से नदियों व अन्य जल स्रोतों में दिनों दिन प्रदूषण पनपता जा रहा है। भाई जल को भी प्रदूषित होने से बचाओ, क्योंकि जल ही जीवन है। वायु के बाद प्रथम आवश्यकता हमें जल की ही होती है। चलो भैया अगला देखो, तीसरा ध्वनि प्रदूषण। नई समस्या है। जो बढ़िया डीजे पे डांस वांस करते हो ना भैया, वो जो डीजे बजता खूब तेज तेज, वो भी ध्वनि प्रदूषण में आता है। लेकिन बजाओ शादी रोज रोज थोड़ी ना होती है, थोड़ा बहुत, ठीक है। देखो ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तेज ध्वनि से श्रवण शक्ति का ह्रास तो होता ही है, साथ ही कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। बहुत तेज मत ध्वनि को सुनो भैया, ठीक है। आगे, इससे अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृति तक हो सकती है। तो जहां तक ख्याल है, बहुत ज्यादा साउंड के पास मत खड़े हो, ठीक है, बहुत तेज नहीं, ठीक। तो ये ध्वनि प्रदूषण है। आगे देखो भैया, थोड़ा थोड़ा सब में लिख देना। चौथा रेडियोधर्मी प्रदूषण। देखो आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोड़ है। परमाणु परीक्षण निरंतर होते ही रहते हैं। इनके विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल में फैल जाते हैं और अनेक प्रकार से जीवन को क्षति पहुंचाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम गिराए गए थे, उनसे लाखों लोग अपंग हो गए थे और आने वाली पीढ़ी भी इससे हानिकारक प्रभाव से अभी भी अपने आप को नहीं बचा पाई है। हेडिंग डाल डाल के जो भी दिमाग में अच्छे से लिख देना भाई। मतलब जो है रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या है। जो बम बम गिरते हैं भाई ना, एक बार अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिरा दिया था। वहां के बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, बहुत सारे लोग अपंग हो गए, विकलांग हो गए। और आज भी वहां बच्चे होते हैं ना, तो अपंग पैदा होते हैं। क्यों ऐसा काम किया जाए भाई? अपनी जरूरतों के लिए दूसरों को नुकसान क्यों पहुंचाया जाए? अगला देखो, रासायनिक प्रदूषण क्या है। देखो कारखानों से बहते हुए अपशिष्ट द्रव्यों के अतिरिक्त उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयों और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये पदार्थ पानी के साथ बहकर नदियों, तालाबों और अंततः समुद्र में पहुंच जाते हैं और जीवन को अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, बस हो गया। अब अगला मेन हेडिंग है। देखो जो मैंने ये प्रदूषण का हेडिंग डाला ना, ये सब तो सब हेडिंग था। मेन हेडिंग तो हमारा ये सब है ना, ठीक है। प्रदूषण के प्रकार ये मेन हेडिंग था। जो छोटे छोटे मैंने बताया वो सब हेडिंग है, वो भी डाल देना, ठीक है। देखो प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां क्या है। देखो निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, रेगिस्तान का बढ़ते जाना, भूमि का कटाव, ओजोन की परत का सिकुड़ना, धरती के तापमान में वृद्धि, वनों के विनाश तथा औद्योगिकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। कारखानों के धुएं से, विषैले के कचरे के बहाव से तथा जहरीली गैसों के रिसाव से आज मानव जीवन समस्या ग्रस्त हो गया है। आज तकनीकी ज्ञान के बल पर मानव विकास की दौड़ में एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ में लगा है। इस होड़ में वो तकनीकी ज्ञान का ऐसा गलत उपयोग कर रहा है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए विनाश का कारण बन सकता है। अगला देखो, प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां क्या हैं। एक एक को बस ध्यान से पढ़ो भाई, कुछ नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा समझोगे ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये वाला तो आपको मैंने बता ही दिया, प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां। थोड़ा और है, युद्ध में आधुनिक तकनीकों पर आधारित मिसाइलों तथा प्रक्षेपास्त्रों के जन धन की अपार क्षति को तो की ही है, साथ ही पर्यावरण पर भी घातक प्रभाव डाला है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य में गिरावट, उत्पादन में कमी और विकास प्रक्रिया में बाधा आई है। वायु प्रदूषण का गंभीर प्रतिकूल प्रभाव मनुष्य एवं अन्य प्राणियों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। सिर दर्द, आंखें दुखना, खांसी, दमा, हृदय रोग आदि किसी न किसी रूप में वायु प्रदूषण से जुड़े हुए हैं। प्रदूषित जल के सेवन से मुख्य रूप से पाचन तंत्र संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये हानियां हैं प्रदूषण के। समझ में आ रहा है मेरे भाई? आपको हेडिंग अच्छे से डालना है, लिखते चले जाना। अगर एकदम एक्चुअल नहीं भी आ रहा है ना, फिर भी बना बना के लिखो, लिखना जरूर है। एग्जामिनर आपका एक एक वर्ड नहीं चेक करेगा, उसके पास लाखों कॉपियां होती है। वो जो है ना, ऐसे चेक करते स्टेप मार्किंग के जरिए नंबर देगा। चलो अगला, पर
समस्या का समाधान, प्रदूषण जो समस्या उसका समाधान कैसे करेंगे? देखो, महान शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं ने इस समस्या की ओर गंभीरता से ध्यान दिया है। आज विश्व का प्रत्येक देश इस ओर सजग है। वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाओ अगर वातावरण को बचाना है प्रदूषण से। मानव को चाहिए कि वो वृक्षों और वनों को कुल्हाड़ियों का निशाना बनाने के बजाय उन्हें फलते फूलते देखे तथा सुंदर पशु पक्षियों को अपना भोजन बनाने के बजाय उनकी सुरक्षा करे। साथ ही वायु प्रदूषण से बचने के लिए हर प्रकार की गंदगी एवं कचरे को विधिवत समाप्त करने के उपाय निरंतर किए जाने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। आगे और देख लो, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक संस्थानों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि व्यर्थ पदार्थों एवं जल को उपचारित करके ही बाहर निकाला जाए तथा इनको जल स्रोतों से मिलने से रोका जाए। ठीक, लास्ट हेडिंग रहेगा फर्स्ट वाले निबंध का, वो है उपसंहार। उपसंहार का मतलब आप फाइनली क्या कहना चाहते हो? देखो, पर्यावरण से होने वाले प्रदूषण को रोकने व समुचित संरक्षण के लिए समस्त विश्व ने एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। हम सभी का उत्तरदायित्व है कि चारों ओर बढ़ते इस प्रदूषित वातावरण के खतरों के प्रति सचेत रहें तथा पूर्ण मनोयोग से संपूर्ण परिवेश को स्वच्छ व सुंदर बनाने का यत्न करें। वृक्षारोपण का कार्यक्रम सरकारी स्तर पर जोर शोर से चलाया जा रहा है तथा वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए भी कठोर नियम बनाए गए हैं। इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि नए वन क्षेत्र बनाए जाएं तथा जनसामान्य को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इधर न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को महानगरों से बाहर ले जाने के आदेश दिए गए हैं तथा नए उद्योगों को लाइसेंस दिए जाने से पूर्व उन्हें औद्योगिक कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था कर पर्यावरण विशेषज्ञों से स्वीकृत प्राप्त करने को अनिवार्य कर दिया गया। बस हो गया। ठीक है, तो ये आपका बच्चा पार्टी निबंध था। ठीक, समझ में आ रहा है? ये फर्स्ट वाला निबंध था। इसके बाद हम दूसरा वाला निबंध देखेंगे। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए मेरे भाई तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। या फिर आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर लेना भाई 9918332305। ठीक है, नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर लेना। ठीक, बाकी फर्स्ट वाला निबंध हमारा हो चुका है, लेकिन अभी तो ट्रेलर है मेरे भाई, पिक्चर अभी बाकी। अभी तो तीन निबंध हैं। चलिए अब दूसरा निबंध हम लोग देखते हैं। सेकंड वाला देखिए क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, दूसरा वाला जो हमारा निबंध है बच्चों ना, वो है विज्ञान वरदान या अभिशाप। भाई जो कुछ भी है सब विज्ञान की देन है। हम आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, विज्ञान ने दिया है। कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, विज्ञान ने दिया है। आप फोन से, पीसी से या लैपटॉप से देख रहे हैं, सब विज्ञान ने दिया है। ठीक है, तो विज्ञान जो है ये वरदान है या अभिशाप। ये निबंध बहुत ज्यादा आता है भाई, बहुत ज्यादा आप कह सकते हो, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखो, रूपरेखा आपको सब में बनाना है कि हमें निबंध में हेडिंग कौन कौन सा डालना है। तो रूपरेखा में पहला हेडिंग प्रस्तावना, दूसरा विज्ञान वरदान के रूप में। अब वरदान किन किन क्षेत्रों में है उसको सब हेडिंग में आप लोग लिख देना। जैसे फर्स्ट वाले में आपने जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण ये सब लिखा था, वैसे इसमें फर्स्ट है यातायात के क्षेत्र में, सेकंड है संचार के क्षेत्र में, थर्ड है दैनिक जीवन में, फोर्थ है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में, फिफ्थ है औद्योगिक क्षेत्र में, सिक्स है कृषि के क्षेत्र में, सेवन है शिक्षा के क्षेत्र में, 8 है मनोरंजन के क्षेत्र में। फिर आपका हेडिंग रहेगा तीसरा विज्ञान अभिशाप के रूप में, फिर उपसंहार। ठीक है, मतलब मेन आपका 3 हेडिंग है, बाकी ये सब हेडिंग हैं। ठीक है, बस समझ लो एक एक करके। तो पहला हेडिंग प्रस्तावना रहेगा। भाई आखिर विज्ञान है क्या? ठीक है, देखो ध्यान से। आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज विज्ञान ने आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है। मानव समाज की सारी गतिविधियां आज विज्ञान से परिचालित हैं। दुर्जय प्रकृति पर विजय प्राप्त कर आज विज्ञान मानव का भाग्य विधाता बन बैठा है। अज्ञात रहस्यों की खोज में उसने आकाश की ऊंचाइयों से लेकर पाताल की गहराइयां तक नाप दी हैं। उसने हमारे जीवन को सब ओर से इतना प्रभावित कर दिया है कि विज्ञान की आज कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। किंतु दूसरी ओर हम यह भी देख रहे हैं कि अनियंत्रित वैज्ञानिक प्रगति ने मानव के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। दूसरा विज्ञान वरदान के रूप में। भाई कैसे विज्ञान वरदान है? देखो, आधुनिक मानव का संपूर्ण पर्यावरण विज्ञान के वरदानों के आलोक से आलोकित है। प्रातः जागरण से लेकर रात के सोने तक के सभी क्रियाकलाप विज्ञान द्वारा प्रदत्त साधनों के सहारे ही संचालित होते हैं। प्रकाश, पंखा, पानी, साबुन, गैस स्टोव, फ्रिज, कूलर, हीटर और यहां तक कि सीसा कंघी से लेकर रिक्शा, साइकिल, स्कूटर, बस, कार, रेल, हवाई जहाज, टीवी, सिनेमा, रेडियो, आज जितने भी साधनों का हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं वे सब विज्ञान की ही वरदान है। विज्ञान ने ही तो दिया है ये सब। आगे देखो, इसलिए तो कहा जाता है कि आज का अभिनव मनुष्य विज्ञान के माध्यम से
प्रकृति पर विजय पा चुका है। एक डायलॉग लिख देना, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजय, पुरुष आसीन है बंधे नर के करों में वार, विद्युत भाप हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान लांघ सकता, नर सरित गिर सिंधु एक समान। ठीक है, ऐसे डायलॉग अगर लिख दोगे भाई चांसेज और ज्यादा हो जाएंगे नंबर मिलने के। चलो अगला, विज्ञान के इन विविध वरदानों की उपयोगिता कुछ प्रमुख क्षेत्रों में निम्न है। मतलब आखिर विज्ञान वरदान जो है किन किन क्षेत्रों में ये वरदान है, तो देखो पहला यातायात के क्षेत्र में भाई, जो हम लोग चलते हैं गाड़ियों से, देखो प्राचीन काल में मनुष्य को लंबी यात्रा तय करने में वर्षों लग जाते थे, किंतु आज रेल, मोटर, जलपोत, वायुयान आदि के आविष्कार से दूर स्थानों पर शीघ्र पहुंचा जा सकता है। यातायात और परिवहन की उन्नति से व्यापार की भी कायापलट हो गई है। मानव केवल धरती ही नहीं अपितु चंद्रमा और मंगल जैसे दूरस्थ ग्रहों तक भी पहुंच गया है। अकाल, बाढ़, सूखा आदि प्राकृतिक विपत्तियों से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए भी ये साधन बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इन्हीं के चलते आज सारा विश्व एक बाजार बन गया है। दूसरा, संचार के क्षेत्र में बेतार के तार ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी। आकाशवाणी, दूरदर्शन, तार, दूरभाष, टेलीफोन, मोबाइल फोन, दूर मुद्रक जैसे टेलीप्रिंटर, फैक्स आदि की सहायता से कोई भी समाचार क्षण भर में विश्व के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाया जा सकता है। कृत्रिम उपग्रहों ने इस दिशा में और भी चमत्कार दिखाया है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अगला, दैनिक जीवन में हम लोग जो डेली यूज करते हैं, देखो विद्युत के आविष्कार ने मानव की दैनिक सुख सुविधाओं को बहुत बढ़ा दिया है। वो हमारे कपड़े धोती है, उन पर प्रेस करती है, खाना पकाती है, सर्दियों में गर्म जल तथा गर्मियों में शीतल जल उपलब्ध कराती है, गर्मी सर्दी दोनों से समान रूप से हमारी रक्षा भी करती है। कौन? जो विज्ञान की दी गई वस्तुएं हैं। ठीक है, आगे देखो, आज की समस्त औद्योगिक प्रगति इसी पर निर्भर है। अगला, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान का क्या योगदान है? भाई बहुत योगदान है। बड़ी बड़ी मशीनें जिससे हमारा स्वास्थ्य चेक किया जाता है, सब विज्ञान की देन है। देखो, मानव को भयानक और संक्रामक रोगों से पर्याप्त सीमा तक बचाने का श्रेय विज्ञान को ही है। कैंसर, क्षय रोग जैसे टीबी, हृदय रोग एवं अनेक जटिल रोगों का इलाज विज्ञान द्वारा ही संभव हुआ है। एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड टेस्ट, एंजियोग्राफी, कैट या सीटी स्कैन आदि परीक्षणों के माध्यम से शरीर के अंदर के रोगों का पता सफलतापूर्वक लगाया जा सकता है। अगला, औद्योगिक क्षेत्र में भाई बिजनेस। देखो, भारी मशीनों के निर्माण ने बड़े बड़े कल कारखानों को जन्म दिया है, जिससे श्रम, समय और धन की बचत के साथ साथ प्रचुर मात्रा में उत्पादन संभव हुआ है। इससे विशाल जनसमूह को आवश्यक वस्तुएं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भाई क्या इंपॉर्टेंस है पता होगा आपको। ठीक है, देखो मुद्रण यंत्रों के आविष्कार ने बड़ी संख्या में पुस्तकों का प्रकाशन संभव बनाया है, जिससे पुस्तकें सस्ते मूल्य पर मिल सकी हैं। इसके अतिरिक्त समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि भी मुद्रण क्षेत्र में हुई क्रांति के फलस्वरूप घर घर पहुंचकर लोगों का ज्ञान वर्धन कर रही हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि की सहायता से शिक्षा के प्रचार प्रसार में सहायता मिली है। और आप जो फोन चला रहे हैं भाई, वो भी विज्ञान की ही देन है, और आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। अगला, मनोरंजन के क्षेत्र में चलचित्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि के आविष्कार ने मनोरंजन को सस्ता और सुलभ बना दिया है। टेप रिकॉर्डर, वीसीआर, वीसीडी आदि ने इस दिशा में क्रांति ला दी है और मनुष्य को उच्च कोटि का मनोरंजन सुलभ कराया है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि मानव जीवन के लिए विज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई वरदान नहीं है। अब विज्ञान अभिशाप के रूप में भाई, विज्ञान क्या श्राप भी है? देखो ध्यान से, विज्ञान का एक और पक्ष भी है। विज्ञान एक असीम शक्ति प्रदान करने वाला तटस्थ साधन है। मानव चाहे जैसे इसका इस्तेमाल कर सकता है। सभी जानते हैं कि मनुष्य में दैवी प्रकृति भी और आसुरी प्रकृति भी। सामान्य रूप से जब मनुष्य की दैवी प्रकृति प्रबल होती है तो मानव कल्याण के लिए कार्य करता है, परंतु किसी भी समय मनुष्य की राक्षसी प्रवृत्ति प्रबल होते ही कल्याणकारी विज्ञान एकाएक प्रबलतम विध्वंस एवं संहारक शक्ति का रूप ग्रहण कर सकता है। विज्ञान ने क्या दिया है भाई? बंदूक। ठीक है, अगर उसको रखे हो उससे सुरक्षा भी कर सकते हो, किसी को मार भी सकते हैं। तो ये सब चीजें अगर कोई हमारे लिए वरदान है तो अभिशाप भी है। आप लाइट का यूज करते हो ना, लाइट का यूज करते हो, बढ़िया से एसी, कूलर, पंखा सब चलाते हो, लेकिन उसी लाइट को छूने से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है करंट लगने से। तो ये वरदान भी है, अभिशाप भी है, बस आप किस तरह यूज कर रहे हो ये मायने रखता है। आगे देखो, इसका उदाहरण गत विश्व युद्ध का वो दुर्भाग्यपूर्ण पल है जबकि हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया गया था। स्पष्ट है कि विज्ञान मानव मात्र के लिए सबसे बुरा अभिशाप भी सिद्ध हो सकता है। गत विश्व युद्ध से लेकर अब तक मानव ने विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति की है। अतः कहा जा सकता है कि आज विज्ञान की विध्वंस शक्ति पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गई है। जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराया था, परमाणु बम ना, तब तो कम था भाई, अब तो बहुत सारे देश बहुत सारे बम बना चुके हैं। ठीक है,
बच के रहना रे बाबा। उप्स, आगे देखो, विज्ञान के इसी विनाशकारी रूप को दृष्टि में रखकर महाकवि दिनकर मानव को चेतावनी देते हुए कहते हैं, कौन, रामधारी सिंह दिनकर जी, की सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तज कर मोह स्मृत के पार, खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी ये धार। ठीक है, ये हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा। डायलॉग लिख देना, लास्ट में उपसंहार हेडिंग रहेगा। देखो, विज्ञान सचमुच तलवार है जिससे व्यक्ति आत्मरक्षा भी कर सकता है और अनाड़ीपन में अपने अंग भी काट सकता है। इसमें दोष तलवार का नहीं, उसके प्रयोक्ता का है। विज्ञान ने मानव के सम्मुख असीमित विकास का मार्ग खोल दिया, जिससे मनुष्य संसार में बेरोजगारी, भुखमरी, महामारी आदि को समूल नष्ट कर विश्व को अभूतपूर्व सुख समृद्धि की ओर ले जा सकता है। अणु शक्ति का कल्याणकारी कार्यों में उपयोग असीमित संभावनाओं का द्वार उन्मुक्त कर सकता है। देखो, ये भी आपका दूसरा वाला निबंध भी होगा। देखो भैया, ये हिंदी है, इसमें मैं क्या समझाऊं, पढ़ते हुए जा रहा हूं, आप समझते हुए चलिए, बाकी स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। अब चलिए हम लोग तीसरे वाले निबंध को देखते हैं भाई, जो हमारा थर्ड वाला निबंध है। क्या है? अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा थर्ड निबंध है ना, वो है आतंकवाद, समस्या और समाधान। भाई आतंकवाद जो है समस्या है, उसको समाधान कैसे करेंगे उस पर। भाई सेम प्रोसेस, पहले रूपरेखा हेडिंग बना लेना। पहला हेडिंग प्रस्तावना, दूसरा आतंकवाद का अर्थ, तीसरा आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या, चौथा भारत में आतंकवाद, पांचवा हेडिंग जिम्मेदार कौन है भाई, छठवां आतंकवाद के विविध रूप, सातवां आतंकवाद का समाधान और आठवां उपसंहार। 8 हेडिंग मैंने डाल दिया भाई, और लिखना भी है। चलो भैया, पहला प्रस्तावना लिखो। मनुष्य, आखिर आतंकवाद है क्या? देखो, मनुष्य भय से निष्क्रिय और पलायनवादी बन जाता है, इसीलिए लोगों में भय उत्पन्न करके कुछ सामाजिक तत्व अपने नीच स्वार्थ की पूर्ति करने का प्रयास करने लगते हैं। इस कार्य के लिए वे हिंसापूर्ण साधनों का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थितियां ही आतंकवाद का आधार हैं। आतंक फैलाने वाले को आतंकवादी कहते हैं। ये कहीं से बनकर नहीं आते, ये भी समाज के एक ऐसे अंग हैं जिनका काम आतंकवाद के माध्यम से किसी धर्म, समाज अथवा राजनीति का समर्थन करना होता है। ये शासन का विरोध करने में बिल्कुल नहीं हिचकते तथा जनता को अपनी बात मनवाने के लिए विवश करते रहते हैं। आतंकवाद का अर्थ क्या है भाई? क्या है ये देखो। आतंकवाद से बने इस शब्द का सामान्य अर्थ है आतंक का सिद्धांत। यह अंग्रेजी के टेररिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। आतंकवाद का अर्थ होता है पीड़ा, डर, आशंका। इस प्रकार आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बल प्रयोग में विश्वास रखती है। ऐसा बल प्रयोग प्रायः विरोधी वर्ग, समुदाय या संप्रदाय को भयभीत करने और उस पर अपनी प्रभुता स्थापित करने की दृष्टि से किया जाता है। ठीक है, आतंक, मौत, त्रास ही इनके लिए सब कुछ होता है। आतंकवादी ये नहीं जानते क्या? डायलॉग लिखो। कौन कहता है कि मौत को अंजाम होना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी का पैगाम होना चाहिए? बस ऐसे लिख दो। ठीक, चलो अगला। अगला हेडिंग है आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या। हेडिंग डाल के बढ़िया से लिखो, अच्छे से। देखो, आज लगभग समस्त विश्व में आतंकवाद सक्रिय है। ये आतंकवादी समस्त विश्व में राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक हिंसा और हत्याओं का सहारा ले रहे हैं। भौतिक दृष्टि से विकसित देशों में तो आतंकवाद की इस प्रवृत्ति ने विकराल रूप ले लिया है। कुछ आतंकवादी गुटों ने तो अपने अंतरराष्ट्रीय संगठन बना लिए हैं। जेसी स्मिथ अपनी बहुचर्चित पुस्तक लीगल कंट्रोल ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म में लिखते हैं कि इस समय संसार में जैसा तनावपूर्ण वातावरण बना हुआ है, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि भविष्य में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद में और तेजी आएगी। स्क्रीनशॉट लो। अगला, भारत में आतंकवाद। भाई देखो, स्वाधीनता के पश्चात भारत के विभिन्न भागों में अनेक आतंकवादी संगठनों द्वारा आतंकवादी हिंसा फैलाई गई। इन्होंने बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया और इतना आतंक फैलाया कि अनेक अधिकारियों ने सेवा से त्यागपत्र दे दिया। भाई इस्तीफा। भारत के पूर्वी राज्य नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल और असम में भी अनेक बार उग्र आतंकवादी हिंसा फैली, किंतु अब यहां असम के बोडो आतंकवाद को छोड़कर शेष सभी शांत हैं। बंगाल के नक्सलवादी ने जो नक्सलवादी आतंकवादी पनपा था वो बंगाल से बाहर भी खूब फैला। बिहार तथा आंध्र प्रदेश अभी भी उसकी भयंकर आग में झुलस रहे हैं। आगे, कश्मीर घाटी में भी पाकिस्तानी तत्वों द्वारा प्रेरित आतंकवादी प्रायः राष्ट्रीय पर्वों 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर आदि पर भयंकर हत्याकांड कर अपने अस्तित्व की घोषणा करते रहते हैं। इन्होंने कश्मीर की सुकोमल घाटी को भी अपनी हिंसा से अशांत बना दिया है। अब जिम्मेदार कौन है भाई इसका? देखो, आतंकवादी गतिविधियों को गुप्त और अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्रय देने वाला अमेरिका भी अंततः अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद ही गिर गया। अमेरिका जो है ये भी आतंकवादियों को पालता है भाई।
राजनैतिक मुखौटों में छिपी उसकी काली करतूतें अविश्वसनीय रूप से उजागर हो गई जब उसके प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क में 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला हुआ। खुद अमेरिका में ही हमला हो गया। अन्य देशों पर हमले करवाने में अग्रगण्य इस देश पर हुए इस वज्रताप पर सारा संसार अचंभित रह गया। ओसामा बिन लादेन नामक हमले के उत्तरदायी आतंकवादी को ढूंढने में अमेरिकी सरकार ने जो सरगर्मियां दिखाई उसने सिद्ध कर दिया कि जब कोई देश स्वयं पीड़ा नहीं झेलता तब तक उसे पराये की पीड़ा का अनुभव नहीं हो सकता। ठीक है, जो सोचता था कि दूसरे देश पर आतंकवादी हमले हो, खुद के देश पे हो गया। अमेरिका। चलो, आतंकवाद के विविध रूप देखो। भारत के आतंकवादी गतिविधि निरोधक कानून 1985 में आतंकवाद पर विस्तार से विचार किया है और आतंकवाद को 3 भागों में बांटा गया। पहला, समाज के एक वर्ग विशेष अन्य वर्गों से अलग थलग करने और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच व्याप्त आपसी सौहार्द को खत्म करने के लिए की गई हिंसा। दूसरा, ऐसा कोई कार्य जिसमें ज्वलनशील बम तथा आग्नेयास्त्रों का प्रयोग किया गया हो। तीसरा, ऐसी हिंसात्मक कार्रवाई जिसमें एक या उससे अधिक व्यक्ति मारे गए हों या घायल हुए हों, आवश्यक सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो तथा संपत्ति को हानि पहुंची हो। इसके अंतर्गत प्रमुख व्यक्तियों का अपहरण या हत्या या उन्हें छोड़ने के लिए सरकार के सामने उचित अनुचित मांगे रखना, वायुयान का अपहरण, बैंक डकैतियों आदि सम्मिलित हैं इसमें। ठीक है, अब आतंकवाद के विविध रूप वो तो मैंने आपको बता ही दिया, शायद 2 बार हो गया है। चलो, ये भी हो गया है। अब हम उपसंहार लास्ट में लिखेंगे। तीसरे निबंध का लास्ट हेडिंग देखो, ये एक विडंबना ही है कि महावीर बुद्ध, गुरु नानक और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि पिछले कुछ दशकों से सबसे अधिक अशांत हो गई है। देश की 139 करोड़ जनता ने हिंसा की सत्ता को स्वीकार करते हुए इसे अपने दैनिक जीवन का अंग मान लिया है। भारत के विभिन्न भागों में हो रही आतंकवादी गतिविधियों ने देश की एकता और अखंडता के लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। आतंकवाद का समूल नाश ही इस समस्या का समाधान है। टाडा के स्थान पर भारत सरकार द्वारा एक नया आतंकवाद निरोधक कानून पोटा लाया गया, जिसे दूसरी सरकार ने यह कहते हुए सख्त और व्यापक कानून आतंकवाद को समाप्त करने की गारंटी नहीं है, इन्हें समाप्त कर दिया। आतंकवाद पर संपूर्णतया से अंकुश लगाने की इच्छुक सरकार को अपने उस प्रशासनिक तंत्र को भी बदलने पर विचार करना चाहिए जो इन कानूनों पर अमल नहीं करता, तभी इस समस्या का अस्थायी समाधान निकल पाएगा। ये तीसरा निबंध था भैया। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। अब हम चलेंगे अपने लास्ट वाले निबंध पे। देखिए हमारा लास्ट वाला निबंध क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा लास्ट वाला निबंध है भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। आखिर भारत में जो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है भाई, कितनी बड़ी समस्या है, क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं इससे। देखो भैया, पहले रूपरेखा बना लेना। कुल 5 हेडिंग हम डालेंगे इसमें। पहला, प्रस्तावना। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। तीसरा, जनसंख्या वृद्धि के कारण। चौथा, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। और 5वां, उपसंहार। ये 5 हेडिंग हम डालेंगे भाई। पहला हेडिंग बेटा प्रस्तावना है। देखो, जनसंख्या वृद्धि की समस्या भारत के सामने विकराल रूप धारण करती जा रही है। सन 1930-31 में अविभाजित भारत की जनसंख्या 20 करोड़ थी, जो आज केवल भारत में 139 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। जब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक था ना, तब जनसंख्या जो है सिर्फ 20 करोड़ थी, और आज सिर्फ भारत की जनसंख्या 139 करोड़ पहुंच चुकी है। जनसंख्या की इस अनियंत्रित वृद्धि के साथ 2 समस्याएं मुख्य रूप से जुड़ी हैं, और जनसंख्या बढ़ी रहेगी तो 2 समस्या होगी। पहला, सीमित भूमि, मतलब हमारे पास भैया जमीन तो सीमित है, उतना ही है, जनसंख्या भले ही बढ़ जाए। दूसरा, सीमित आर्थिक संसाधन। अनेक अन्य समस्याएं भी इसी समस्या से अनिच्छित रूप से जुड़ी हैं। आगे देखो, जैसे समस्त नागरिकों की शिक्षा, स्वच्छता, चिकित्सा एवं अच्छा वातावरण उपलब्ध कराने की समस्या। इन समस्याओं का निदान न होने के कारण भारत क्रमशः एक अजायब घर बनता जा रहा है, जहां चारों ओर व्याप्त अभावग्रस्त, अस्वच्छ एवं अशिष्ट परिवेश से किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को विरक्ति हो उठती है और मातृभूमि की यह दशा लज्जा का विषय बन जाती है। बस हो गया मेरे भाई। अगला देख लो, दूसरा है जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। क्या समस्या है देखो, बिनोवा जी ने कहा था, जो बच्चा एक मुंह लेकर पैदा होता है वो 2 हाथ लेकर आता है। आशय यह है कि 2 हाथों से पुरुषार्थ करके व्यक्ति अपना एक मुंह तो भर ही सकता है, पर यह बात देश के औद्योगिक विकास से जुड़ी है। यदि देश की अर्थव्यवस्था बहुत सुनियोजित हो तो वहां रोजगार के अवसर की भी कमी नहीं रहती। लघु उद्योगों से करोड़ों लोगों का पेट भरता था। अब बड़ी मशीनों और उनके अधिक शक्तिशाली कंप्यूटरों के कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गए और अधिकाधिक होते भी जा रहे हैं। मतलब भाई, जो लगातार प्रगति हो रही है ना, पहले क्या होता था, पहले कारखानों में मशीनें नहीं होती थी, सब इंसान काम करते थे। अब उनके जगह पर मशीनें आ गई, मतलब इंसान बेरोजगार हुआ कि नहीं हुआ।
आगे देखो, आजीविका की समस्या के अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि के साथ एक ऐसी समस्या भी जुड़ी हुई है जिसका समाधान किसी के पास नहीं, वो है सीमित भूमि की समस्या। भारत का क्षेत्रफल विश्व का कुल 2.4% ही है, जबकि यहाँ की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की लगभग 17% है। अतः कृषि के लिए भूमि का अभाव हो गया है। ठीक है, आगे देखो, जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है भाई, रीजन देखो। प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था द्वारा मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को नियंत्रित कर व्यवस्थित किया गया था। मतलब 100 वर्ष की संभावित आयु का केवल चौथाई भाग लगभग 25 वर्षीय गृहस्थ आश्रम के लिए था। व्यक्ति का शेष जीवन शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों के विकास तथा समाज सेवा में ही बीतता था। मतलब भाई 100 वर्ष का अगर कोई व्यक्ति है ना, तो 25 वर्ष ही वो अपने पत्नी के साथ रहेगा, वैवाहिक जीवन रहेगा उसका। ठीक है, तो बच्चे ज्यादा होंगे नहीं, जनसंख्या बढ़ेगा नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं है भाई, गृहस्थ जीवन में भी संयम पर बल दिया जाता था। इस प्रकार प्राचीन भारत का जीवन मुख्यतः आध्यात्मिक और सामाजिक था, जिसमें व्यक्तिगत सुख भोग की गुंजाइश कम थी। मतलब जो है, जब साथ में ज्यादा नहीं रहेंगे तो बच्चे होने के चांसेस भी कम रहेंगे। तो पहले ऐसा सिस्टम था। लेकिन अब क्या है भाई, आध्यात्मिक वातावरण की चतुर्दिक व्याप्ति के कारण लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति ब्रह्मचर्य और संयम और सादे जीवन की ओर थी। फिर भी उस समय विशाल भूभाग में जंगल फैले हुए थे, नगर कम थे। अधिकांश लोग ग्रामों या ऋषियों के आश्रमों में रहते थे, जहां प्रकृति के निकट संपर्क से उनमें सात्विक भावों का संचार होता था। आज परिस्थिति उल्टी है। आश्रम व्यवस्था के नष्ट हो जाने के कारण लोग युवा अवस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत गृहस्थी बने रहते हैं, जिससे संतान उत्पत्ति में निरंतर वृद्धि हुई है। मतलब आज क्या है ना, कि शादी होने से पहले, शादी होने होते ही और वृद्धावस्था तक जो है बस साथ में ही रहते हैं, जिससे बच्चे ज्यादा होंगे, संतान उत्पत्ति ज्यादा होगी। आगे देखो, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का सबसे स्वाभाविक और कारगर उपाय तो ब्रह्मचर्य ही है भैया। थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन करो। ठीक है, इससे नर नारी, समाज और देश सभी का कल्याण है। किंतु वर्तमान भौतिकवादी युग में जहां अर्थ और काम ही जीवन का लक्ष्य बन गए हैं, वहां ब्रह्मचर्य का पालन करना आसान कुसुम हो गया, आकाश कुसुम है। फिर सिनेमा, पत्र पत्रिकाएं, दूरदर्शन आदि प्रचार के माध्यम से वासना को उद्दीप्त करके पैसा कमाने में लगे हैं। उधर अशिक्षा और बेरोजगारी इसे हवा दे रही है। मतलब भाई जो टीवी उबी में ऐड आते हैं ना, वो भी थोड़ा बच्चों को भटकाते हैं, ऐसा देखा गया। ठीक है, आगे देखो, फलतः सबसे पहले आवश्यकता यह है कि भारत अपने प्राचीन स्वरूप को पहचान कर अपनी प्राचीन संस्कृति को उज्जीवित करे। प्राचीन भारतीय संस्कृति जो अध्यात्म प्रधान है, उसके उज्जीवन से लोगों में संयम की ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति बढ़ेगी, जिससे नैतिकता को बल मिलेगा और समाज में विकराल रूप धारण करती आपराधिक प्रवृत्तियों पर स्वाभाविक अंकुश लगेगा। क्योंकि कितनी ही वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय समस्याएं व्यक्ति के चरित्रोन्नयन से हल हो सकती हैं। ठीक है, आगे देखो, लास्ट में उपसंहार रहेगा। देखो, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का वास्तविक अस्थायी उपाय तो सरल और सात्विक जीवन पद्धति अपनाने में ही निहित है, जिसे प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को ग्रामों के आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे ग्रामीणों का आजीविका की खोज में शहरों की ओर पलायन रुक सके। वस्तुतः ग्रामों के सहज प्राकृतिक वातावरण में संयम जितना सरल है, उतना शहरों के घुटन भरे आडंबर युक्त जीवन में नहीं। ठीक है, शहरों में भी प्रचार माध्यमों द्वारा प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रचार एवं स्वदेशी भाषाओं की शिक्षा पर ध्यान देने के साथ साथ ही परिवार नियोजन के कृत्रिम उपायों, विशेषता आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का प्रयोग भी ध्यान दिया जाना चाहिए। समान नागरिक आचार संहिता प्राथमिक आवश्यकता है, जिसे विरोधी के बावजूद अविलंब लागू किया जाना चाहिए। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि की दर घटना आज युग की सर्वाधिक जोरदार मांग है, जिसकी उपेक्षा आत्मघाती होगी। भाई जनसंख्या को थोड़ा कम करना जरूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो हमारा ये भी निबंध फाइनली हो चुका है। यानी कि आज के इस क्लास में हमने क्या देखा भैया, क्लास 12 हिंदी के 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट निबंध थे वो मैंने आपको बता दिया, लिखकर भी समझा दिया। भाई न्यूमेरिकल नहीं था कि एक एक मैं समझाता, बाकी पढ़ते गए आप समझ गए होंगे। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम चलते हैं बच्चों, फिर आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।